अक्लमंद इंसान वो है जो काम करने से पहले उसके अंजाम की फिक्र करता है। जराए बता रहे अफगानिस्तान की छोड़ के कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो है। जब हारते हैं तो क्यों लोग कहते हैं कि बढ़िया स्लीक सी आपकी बॉडी है, लंबे से आपके बाल हैं। 6 मंथ से हम ट्रेनिंग पे थे और उसके बाद डाइट थी बहुत टफ। जो कौम किताबें नहीं पढ़ती है वो फिर इट्स गोइंग टुवर्ड्स द डार्क एंड्स। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे, दुनिया बोल है में आपको वेलकम करेंगे जनाब। और आज जुमे का दिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कोई अच्छी सी बात से हम शो का आगाज़ करें और ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जो लोग नहीं समझते यहाँ पर दरगुजर कर रहे हैं कुछ उन्हें भी समझने का मौका मिल जाए। तो आज की अच्छी बात जनाब ये है कि अक्लमंद इंसान वो है जो काम करने से पहले उसके अंजाम की फ़िक्र करता है। हम अक्सर देखते हैं कोई भी काम करने से पहले समटाइम हम सोचते हैं बस कर लो, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा ये कुछ नहीं होता। अगर आप किसी मामले में बिल्कुल बेबस हैं या आपको नहीं पता कि इसके नेगेटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं तो हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि भाई अल्लाह ताला पे छोड़ दो, बस अल्लाह का नाम लेकर कर लो। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे या पॉजिटिव नताइज क्या होंगे तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, वरना नुकसान होता है। तो नुकसान से बचने के लिए ये छोटी छोटी अक्लमंदियाँ या छोटे छोटे जो है ना उसूल, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा होगा। तो अब जनाब इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ना है हमने और अब शामिल करनी है आज की बड़ी खबर। इलेक्शन केस में ज़बरदस्त पेशरफ्त के बाद सियासी मंजरनामा वाज़े। इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज़ खुशगवार हवा का झोंका है, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए तारीख काबिल कबूल होगी? वर्ल्ड कप में कौमी टीम की सेमीफाइनल पर रसाई अब भी अगर मगर से 2-4। शाहीनों का दूसरी टीमों पर इन्हिसार। अफगानिस्तान और नीदरलैंड में अहम मैच आज होगा। अफगान टीम की हार ग्रीन शर्ट्स को कराएगी एक और पड़ाव पार। कल फिर कीवीज का करना होगा शिकार, तब कहीं जाकर नैया लगेगी पार। बिजली कैसे बचाएं, बिल को कैसे घटाएं, महंगाई के दौर में गुजारा कैसे मुमकिन बनाएं, माहिर तवानाई के मुफीद मशवरे भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और नाइला कियानी का एक और एजाज़, दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी आयु सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। 8000 से ज़ायद मीटर बुलंद ये 10 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी है। कोप पेमाई की दुनिया में कौम की पहचान आज होंगी दुनिया बोल है कि मेहमान। तो जनाब आज बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले जो सबसे खुशगवार खबर थी वो तो आपने मुलाजा की कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई है। फिर नाइला कियानी से भी आज मिलना है। बहुत सारी अहम खबरें, बहुत सारी दिलचस्प शख्सियात आपकी मुंतज़िर हैं। तो जनाब अब हम ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। तो पहला जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो है हैशटैग सजदा। और गुज़श्ता रोज़ भारत ने श्रीलंका को 302 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने उम्दा बॉलिंग के बायस 5 लंकन खिलाड़ियों को आउट किया। इस ट्रेंड में सारिफीन भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी के सजदा ना करने पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने लिखा है कि मोहम्मद शामी ने सजदा मुकम्मल क्यों नहीं किया, भारत में मुसलमान खिलाड़ी हिंदुत्व नज़रिए से खौफ का शिकार हैं। तो किसी ने लिखा कि शुक्रिया मोहम्मद अली जिन्ना, हमें आज़ादी दिलवाने के लिए, जाहिर है आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे, जब दिल चाहे जैसे चाहे सजदा कर सकते हैं। तो इस पर तकरीबन 16,000 के करीब सारिफीन ने ट्वीट्स करके अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और हदफ तनकीद थे मोहम्मद शामी। दूसरा जो ट्रेंड है वो है जनाब हैशटैग अफगान रिफ्यूजीज़। तकरीबन 12,000 सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला आपको पता जारी है, सोशल मीडिया पर चर्चे भी हो रहे हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आई थिंक 31 तारीख तक का वक्त था वो ख़त्म हो चुका है और अब रश काफ़ी है बॉर्डर्स पर। तुअरखम बॉर्डर कहा जा रहा है कि रात 11 बजे तक बाहमी इत्तफाक के राय से खुला रहेगा और अब तक 1,43,000 से ज़ायद गैर कानूनी पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। और इस ट्रेंड में मैंने पहले बताया आपको तकरीबन 12,000 लोगों ने ट्वीट्स किए और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है और अच्छे तरीके से अलविदा कहा जा रहा है अपने अफगान बहन भाइयों को। अब जनाब उसी खबर की तरफ आ जाकर मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि जो कि ताज़ा हवा का झोंका है,
पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक सो 98% पाकिस्तानी इस खबर से खुश हैं और 2% वो होंगे जिनको आई थिंक को लेना देना नहीं है, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क में इलेक्शन हो ना हो, कब हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो आम इंतखाबात जो इनकी 8 फरवरी को होंगे, तारीख अनाउंस हो गई है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है इलेक्शन कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट भी जमा करा देगा। अच्छा, वैसे कल का दिन काफ़ी हैपनिंग था, बड़ी मुलाकातें हुई, आना जाना आनियाँ जानियाँ चल रही थी। एनी हाउ फिर बाय द आई थिंक हाफ डे ही गुजरा था तो ये खबर आ गई थी कि जी पहले 11 तारीख और फिर उसके बाद 8 तारीख हतमी तौर पर दे दी गई है। और अभी कहा ही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब इसमें रद्दोबदल नहीं होगा, ये डेट अब रहेगी। इस वक्त हमें कमर दिलशाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि साबिक अफसर भी हैं इलेक्शन कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कमर साहब, अभी ये जो तारीख दी गई है, मुझे ये बताएगा कि हतमी तारीख है, अब इसमें रद्दोबदल सुप्रीम कोर्ट तो बोल रही कोई इम्कान नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा जवाब दे सकता है कि इसमें ज़रूरी हो जाए रद्दोबदल? दरअसल ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में एक नया बाब का इजाफा हो गया है, जिसमें कि इंतखाबी तारीख देने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर एक तारीख का तयन कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानूनी इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 57 के तहत उन्होंने 11 फरवरी की डेट मुकर्रर की थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा खुश आइन कदम उठाया और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हाकिमियत को तस्लीम करते हुए उन्हें मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि ठीक है कि आपके सेक्शन 57 में आपके इख्तियारात हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 48 सब सेक्शन 4 के तहत सदर मुमलकत के भी इख्तियारात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप सदर मुमलकत से मुलाकात करें, मशावरत करें और जो वो डेट मुकर्रर चाहे तो मुकर्रर कर दें। तो फिर सदर मुमलकत ने अपनी हाकमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी बालादस्ती को तस्लीम करवाया। उन्होंने 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चाहे वो ज़ाहिर है बिल्कुल सही कदम उठाया सदर मुमलकत ने। अच्छा कंवर साहब, बिल्कुल ये तो कल हम सब ने देखा ये सारा कुछ हुआ है। मुझे अब ये बताइएगा कि अभी आपको क्या लग रहा है ये इलेक्शंस इस डेट को वाकई में हो जाएंगे? क्योंकि अभी आपको पता है वो डीलिमिटेशन के हवाले से अपीलें भी मौजूद हैं, वो भी अभी 30 नवंबर तक का वक्त है, फिर उनको लेके भी अदालतों में लोग जाएंगे। तो क्या लग रहा है मजीद वक्त तो नहीं लगेगा इलेक्शंस में, या फिर ये डेट यही रहेगी, अदालतों को जल्दी वो अपीलें निपटाना पड़ेंगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें एक मशावरती रोल था उनका। आइन और कानून की नज़र में, आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ही इख्तियारात हैं कि वो तारीख का तयन कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अपने तौर पर मशावरती तौर पर अपना रोल अदा किया। और अब ये जो है अपना फैसला जो है अवान सदर का, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो आज वो तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। जी हम मुतफिक हो गए हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं आएगा। फिर इसमें बिल्कुल जो डेट फिक्स हो गई है उसी असूलन तो वैसे कंवर साहब अगर इलेक्शंस देखा जाए तो आइन की रूह के मुताबिक तो इस महीने होने चाहिए थे, जिस महीने में जो अभी गुजर रहा है, तकरीबन ये 6 से 9 नवंबर तक का टाइम था, 90 दिन पूरे होने का। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। अभी एक और जवाब जो सामने रखा जा रहा है कि जी सर्दी बहुत होगी, मौसम को भी देखना चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है ये मौसम तो नहीं आड़े आएगा, ये टर्न आउट बेहतरीन रहेगा इलेक्शंस में? देखा जी, ये जो इलेक्शन है इसमें ज़ाहिर है कि हर अपना अपनी पार्टियां अपना अपना मौका पेश करती रहती रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो पे की खुशकिस्मती ये है इस वक्त निगरान हुकूमतें गैर जानदार हैं। निगरान हुकूमतों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। मैं खुद सूबाई हुकूमत पंजाब का मैं हिस्सा हूँ, मेरे पास वजारत कानून पार्लिमानी अमूर है, तो मैं तमाम सिस्टम को हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अभी चंद रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रीफिंग ली वज़ीर आला पंजाब से, तो वो उनकी तमाम कारकर्दगी से मुतमईन हो गए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने सियासत का कोई ताल्लुक नहीं रखा और वो तमाम सूबे को तरक्याती कामों पर ध्यान दिया और आज पंजाब का सूबा एक मिसाली सूबा बन गया है तरक्याती पॉइंट ऑफ व्यू से। इन हालात में हमारी ब्यूरोक्रेसी को मैंने बहुत करीब से देखा है
ब्यूरोक्रेसी का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका अपना मुस्तकबिल है। उन्होंने किसी सियासी पार्टी के साथ हाथ नहीं रखना। अगर किसी ने अगर ब्यूरोक्रेसी में भी होती है चंद सियासी जहन रखने वाले, अगर उन्होंने कोई ऐसा कुछ सिलसिला किया तो इलेक्शन के पाकिस्तान उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लेगा। तो इस लिहाज से ये सारे मामले इंतखाबात शफाफ होंगे। तमाम सियासी जमातों को अच्छा, चाहिए वैसे कंवर साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब सदर का ये इख्तियार था और अभी सदर के पास जाकर ये मामला सेटल डाउन हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि एक डेट सामने आ गई है और एक वो जो बिला वजह की कहते हैं ना तजब्जुब की सूरत हाल थी वो ख़त्म हुई है, तो ये इख्तियार पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, इतना वक्त क्यों लगा दिया गया? हाँ, उसमें थोड़ा सा ये आप बात सही फरमा रही हैं। इसमें हमारी जो साबिका पार्लिमानी जो थी हुकूमत और उसमें जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने बिला वजह उन्होंने एक कानून साजी में ये तरमीम कर दी कि जी सदर ममलकत के इख्तियारात जो हैं वो हज़फ कर दिए गए थे। ये उनका फैसला हमारे नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने कोई जाती तो नहीं होते उनके मफादात, उन्होंने अपने एक वसी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए कि सदर का हज़फ कर दिया। तो यहाँ सदर मुमलकत का हज़फ नहीं करना चाहिए था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेकिन नहीं कमर साहब, हज़फ तो किया ही नहीं गया। अगर किया गया होता तो फिर अभी ये इलेक्शन कमीशन क्यों सदर साहब के पास जाता और उनकी मुशावरत के साथ एक डेट सामने आती? फिर ऐसा ना होता ना, फिर तो इलेक्शन कमीशन अपने तय दे देता। तब इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दी डेट। नहीं, उसमें बड़ी बात ये हुई कि जनाब वो ठीक है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी साबिक़ पार्लिमानी हुकूमत के पास, तो उन्होंने सिर्फ एक्ट का सहारा, एक्ट में तब्दीली कर दी। एक्ट में तो सिंपल मेजॉरिटी से तब्दीली होगी, प्रेसिडेंट का रोल खत्म कर दिया। लेकिन आइन का आर्टिकल जो है 48 वो तो बरकरार रहा। उस आइन के जो आर्टिकल 48 वो सब सेक्शन 4 में तो सदर ममलकत को इख्तियार है तारीख देने का। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को साथ मिला लिया, इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान की वहाँ के ठीक है, अपने अपने कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किए, लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हाकमियत आला भी मजबूरी है कि वो सेक्शन आर्टिकल 48 के तहत वो तारीख देने की मजाज है। तो दोनों मिलकर उन्होंने तारीख तय कर दी। उसमें एक्ट की भी जो है वो भी उसकी भी तमाम शराइत पूरी होगी और आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर ममलकत की भी हाकमियत जो है वो भी तस्लीम कर ली गई इलेक्शन की। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कंवर साहब के हाकमियत तस्लीम की गई है और एक ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तानियों के लिए। बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और दुआ यही है कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ और बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये जो इलेक्शंस का अमल है ये मुकम्मल हो। और 8 फरवरी की तारीख है, अब एक सियासी गहमा गहमी हमें नज़र आएगी जो कि अपने रूज पर पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान टीम की इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद वर्ल्ड कप में अभी टीम के सेमीफाइनल तक पहुँचने के इम्कानात है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अगर मगर ऐसे वैसे की पोजीशन बरकरार है। अगर ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, अगर वैसा हो जाए तो हो जाएगा। मतलब पता नहीं क्यों हमें ये करना पड़ता है। काश कुछ ऐसा हो कि थ्रू आउट हम ऐसे खेलें कि जम कर खेलें और पता हो कि जनाब जाना ही जाना है हमने, हमें किसी मौजज़े की ज़रूरत नहीं है। इस अगर मगर पर बात करने के लिए इस वक्त हमें लेजेंड क्रिकेट एक्सपर्ट अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, साजिद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सलाम शहरीस, आपको और तमाम दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आप मुसल्ले पे बैठ जाएं, आज जुम्मा है और आपकी दुआ में असर है और आप दुआ जरूर करें। दुआ की बात जहाँ तक साजिद साहब जितने पॉजिटिव आप रहते हैं ना, अल्लाह करे कि पॉजिटिविटी हमारी पाकिस्तानी टीम में भी कुछ हमें नजर आने लगे और वो वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ खेलें कि पता हो कि भाई हार भी रहे हैं लेकिन स्पिरिट्स हाई हों। मुझे ये बताएगा कि ये आज अफगानिस्तान अगर हारेगा तो हमारा चांस बनेगा फिर आगे, क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं? वैसे लग रहा है कि इस वक्त नेदरलैंड अफगानिस्तान को हरा देगा। देखिए हरा सकता है क्योंकि नेदरलैंड की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है जितना वो खेल रहे हैं और जितना ओवर कॉन्फिडेंस लग रही है। मुझे अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है और हमारे को अफगानिस्तान के अगर हम जीते हुए होते ना तो ये अगर किस्सा ही नहीं होता। हमने जो अफगानिस्तान से मैच हारे हैं जिसकी वजह से तमाम चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा है और अगर मगर पे आ गया, रन रेट पे आ गया, बारिश पे आ गया, ये हमारी अपनी कारकर्दगी है जो आज यकीनी तौर पर जो हमें फेस करना पड़ रहा है। कौम की दुआओं से यकीनी तौर पर कौम दुआ भी करेगी, इनको कुछ भी खुद भी अपने आप से लड़ना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि साजिद भाई हम अफगानिस्तान को हल्का नहीं ले सकते। अफगानिस्तान हमारे शागिर्द जो है ना जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका बॉलिंग अटैक इतना ज़बरदस्त है कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि अफगानिस्तान को हरा दिया जाए।
नहीं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। मुजीब की बात करूँ, शामी की बात करूँ, राशिद की बात करूँ, उसमें तो कोई नेवल बदल नहीं है। बस क्रिकेट में डे बैड डे हो सकता है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस का लफ्ज इसलिए यूज किया, मुझे जराए बता रहे हैं अफगानिस्तान की थोड़े से कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो है। और क्रिकेट में एक दिन ऐसा आता है जिस तरह का उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिस तरह उनकी सेमीफाइनल के भी चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हॉलैंड की टीम बुरी है, हॉलैंड की टीम बहुत तमाम, उनका कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपर, बैट्समैन, जिस तरह वो बॉलर को यूज करता है, जिस तरह की वो कप्तानी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कप्तानी करता है। मगर शहरीज यकीनी तौर पर ये बताते चले, आपकी मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शाहिद आफरीदी हो सकता है, मेरे अपने जराए बताते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, मेरे जराए बताते हो सकता है पीसीबी के नए चेयरमैन हो जाए। तो इस सबसे पहले आपको ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है। कल मुलाकात हुई है और शाहिद आफरीदी से एक दिन का वक्त मांगा है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि शाहिद आफरीदी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, शाहिद आफरीदी को सेटअप में ये पॉसिबल होता है कि पीसीबी के चेयरमैन को चेंज कर दीजिए। वैसे तो इस हफ्ते मुमकिन था कि ज़का अशरफ साहब हो सकता है घर चले जाएं नवंबर के स्टार्ट में, तो इसका मतलब है कि ये तब्दीली आ सकती है पीसीबी में। 200% आ सकती है। जो हालत चल रहे हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को पूरी आवाम को ये बात पता है, और जिस तरह के बाद बात गई, और मेरे अपने ज़राए बताते हैं जिन साहब ने उनको लगाया था, तो उससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा, आप देखें आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं, उनकी टीम पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से भी मैच हार गया। उन्होंने कहा आप ये बात कह रहे हैं अफगानिस्तान तो इंग्लैंड को भी हरा दी, तमाम चीज़ें हो रही थी, मगर मेरी अपनी चिड़िया ये कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में शाहिद आफरीदी की प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो मेरे ज़राए बता और शाहिद आफरीदी को हो सकता है आने वाले वक्त में बड़ी अहम जिम्मेदारी मिले। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं। अगर शाहिद आफरीदी अगर न्यूजीलैंड वो चीफ सेलेक्टर के साथ वो जिम्मेदारी कोच की भी ले लेते हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छा, वैसे मुझे तो ये लग रहा था साजिद साहब के हो सकता है कि वापस अंजुम सेठी साहब आ जाएं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल कुछ ऐसी खबरें नहीं है। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा। अभी जनाब इफ्ती भाई जो है ना, उनके हवाले से मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इफ्ती चचा के नाम से मशहूर इफ्तिखार अहमद बिरयानी के तानों से तंग आ गए जनाब। बेंगलोर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इफ्तिखार अहमद से बिरयानी से मुतालिक जब सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं, लेकिन जब टीम हार जाए तो क्यों कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, तो आए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो ये लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं, जब हारते तो क्यों लोग कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं। मुझे आप लोग इनके जवाब दे दो। ये हारने की वजह यही है कि बिरयानी खाते हैं, नहीं ऐसे कुछ है नहीं। देखो, इज ए प्रोफेशनल, हर क्रिकेटर अपने आप को मतलब देखता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अगर कोई बिरयानी खाता है, कोई ऐसे काम करता है जिससे मुल्क का नाम बदनाम होता है, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, इनका दिल दुखा हुआ लग रहा है मुझे। उन्होंने बहुत खुशी से ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई बिरयानी खाने पे मेरी आप लोगों को इतना एतराज़ है, जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बात नहीं करते हो, बुरी परफॉर्मेंस हो तो कहते हो बिरयानी खाते हैं। फिर दरमियान में मैंने सोशल मीडिया पर ये खबर भी देखी थी कि बाबर आजम ने बोला कि बिरयानी नहीं मिलेगी, सिर्फ अंडे खाने, क्योंकि परफॉर्म करना है। तो साजिद भाई, कैसे देखा आपने इफ्तिखार के इस गिले को? देखिए, इफ्तिखार ने जिस तरह गिला किया, तो यकीनी तौर पर वसीम अकरम जो मेरे बड़े भाईजान हैं, हम उनको भाईजान कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ा, उन्होंने एक बात की थी, एक बहुत ही टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, जब 2-2 साल हो गए, फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, इतने बड़े मुंह हो गए, इनके फिटनेस टेस्ट होने थे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की थी और बहुत अच्छे उसमें की थी, और ये बात को लोगों ने गलत सेंस में ले लिया। देखिए, क्रिकेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट, विराट कोहली ने 2 साल हो गए मेरे ख्याल में, उसने आज तक बिरयानी नहीं खाई। बिरयानी हालांकि शौकीन है, उसका नाम चीकू, बड़ा शौक से उसको चीकू कहते हैं। अच्छा, वैसे मुझे कहीं से पता चला था, ऐसी बातें हो रही थी, तो किसी ने बताया कि राजमा चावल विराट कोहली को बहुत पसंद है। पिछले 5 साल से उन्होंने राजमा चावल नहीं खाए, और उनका कहना है कि जिस दिन मैं क्रिकेट छोड़ूंगा सबसे पहले राजमा चावल खाऊंगा। तो जाहिर है जब आपने अच्छा परफॉर्म करना होता है तो आपका पैशन कुर्बानी मांगता है, तो ये कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत प्यारा आपने सवाल किया। ऐसे सर विराट कोहली नाम तो नहीं है, 48 सेंचुरी बनाई, 49 सेंचुरी बनाने जा रहे थे बम्बई के कल मैच में। कल क्या मैच खेला गया बम्बई के क्राउड। सर विराट कोहली ने जिस तरह इनिंग खेली है, मेरे ख्याल में और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे, और जिस तरह उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने जाते हैं, ऐसे प्लेयरों की हम बात करते हैं, जरूर हम बात करेंगे। देखिए, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, क्रिकेट सीखने जाता है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मगर शहरी में एक बात कहते हैं, चलो ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का बीसीसीआई जो काम कर
कर रही है, हमें उस पर नोटिस लेना चाहिए। मैच रेफरी जो है ना बॉल को चेक नहीं कर रहे। मेरे अपने जराए कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, बॉल जो है क्या इंडियन ब्रांड हो रहा है या आईसीसी का बॉल। मेरे अपने जराए बताते हैं इंडियन जो बॉलर बॉल करते हैं वो इंडियन अपना ब्रांड का बॉल यूज करते हैं। मेरे जराए कह रहे हैं, हो सकता है ये गलत भी हो, तो ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी बॉल स्विंग भी होती है। नहीं, आप ये वाकई बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं साजिद भाई, और इस पर बिल्कुल बात होगी और आगे इवेंट के बाद भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा। अलबत्ता जुम्मे का दिन है, तो खुतबा सुनने के बाद आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आगे उसको जाने का मौका मिल जाए, अफगानिस्तान आज हार जाए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब खेलों के मैदान से ही आपको खबर एक और देंगे। पहले हमने क्रिकेट की बात की है, तो अब कुछ बात हो जाए बॉडी मेकिंग की। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेटी है, और आप भले इत्तेफाक करें ना करें, मैं भी सोच रही हूँ कि कोई फैशन फिटनेस के किसी मुकाबले में मैं भी शिरकत करूं। और अगर आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हैं तो आप कमेंट्स में मुझे जाके बता सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर शो होगा, आप बताएं मुझे कि मुझे हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मैंने आप पे छोड़ दिया, जैसे आप कहेंगे। अब जनाब आ जाते हैं मुद्दे पे। थाईलैंड में होने वाले ग्लोबल पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग जो चैम्पियनशिप है, उसमें पाकिस्तान के 31 रुकनी वफ्द ने मजमूई तौर पर 35 मेडल्स अपने नाम किए हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में पहली बार पाकिस्तानी खातून है सादिया शेख, जिन्होंने शिरकत की और फैशन फिटनेस मॉडल कैटेगरी के मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। उसके बाद हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, सादिया खुद भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्राइटेरिया क्या था, तैयारी कैसे की, हिस्सा कैसे लिया, और अगर आप लेना चाहते हैं हिस्सा तो आपको भी मौका मिलेगा समझने का, सीखने का। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह अच्छी बॉडी बिल्डिंग के साथ, मतलब बॉडी बिल्डर है, रमीज़ इब्राहिम साहब। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड सादिया शेख, हमारी फिटनेस मॉडल, फैशन फिटनेस मॉडल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे सादिया ये बताइएगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मेहनत और काफ़ी उसके बाद इस अचीवमेंट तक पहुंची। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी मेहनत क्या थी, लेकिन रमीज़, हम लोगों के यहाँ पता नहीं एक सोच है कि अगर आप बहुत पतली सी हैं, मतलब से कहते हैं ना स्लीक सी आपकी बॉडी है, लंबे से आपके बाल हैं, तो फिर शायद आप वो फैशन मॉडल जो हैं कंसिडर हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। देखें ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज लॉन्च हो रही हैं अब, और फिटनेस जो है बहुत ज़्यादा नया एक्सप्लोजर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में ना। तो पाकिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सप्लोजर को लेकर आए, इसलिए हमने कोशिश की कि सादिया को ट्रेन किया और लेकर गए उस क्राइटेरिया के हिसाब से। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैशन फिटनेस मॉडल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िटनेस बहुत कोई हाई फाई होनी चाहिए। उसके अंदर ये होता है कि आपने जो है वो सबसे ज़्यादा आपके फेस लुक्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो ड्रेसिंग है, फिर आपकी वॉक है, उसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग नोटिस करते हैं। उसके बाद जाके जो है वो आप अच्छा, मुझे ज़रा 1 बाय 1 बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं जो वो नोटिस करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनको भी इसी तरह अप्रिसिएशन मिले और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मुझे बताइएगा क्या क्या। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्लास कैटेगरीज होती हैं और वो एज के हिसाब से होती हैं। जैसे कि एक तो टीन एज की कैटेगरी है इसके अंदर, फिर उसके बाद जो 20 to 30 ईयर्स की एक कैटेगरी है, फिर 30 प्लस की 40 तक की है, और फिर 40 प्लस है। इस तरह इनकी क्लास कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ना ड्रेसिंग सबसे पहले मैटर रखती है कि आपने क्या ड्रेसिंग की हुई है। फिर आपकी वॉक, क्या आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, वॉक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका फेस कट, फेस लुक, स्किन, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, यानी जो आपने मेकअप किया है या आपने बालों की प्रेजेंटेशन की है तो वो कैसे की है। फिर जजेस को आपका आई कांटेक्ट कैसा है जो सामने जजेस। अभी जो बात मैं समझी हूँ ना, वो मैं ये समझी हूँ कि हम लोग अक्सर नाज़रीन ये करते हैं कि जनाब, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के वो लंबे बाल, पंखड़ियों जैसे होंठ, पतली सी लड़की खूबसूरत सी चलती हुई आ रही होगी तो वो खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। देखिए, वैसे तो ये बॉडी शेमिंग में भी आता है कि हम किसी को बोले तुम मोटी हो, या तुम बहुत मोटी हो रही हो, या तुम बहुत पतली हो,
तो इसका मतलब ये है कि आप कितने जाज़िबे नजर लग रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, भले आपकी बॉडी शेप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप किसी से बात करते हुए कितने मुतासिरकुन है, ये सब चीजें इसमें मैटर करती हैं, राइट? बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा आई कांटेक्ट है। फिर आप प्रेजेंटेशन करते हुए स्टैचू ना लगे, रिपोर्ट ना लगे, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन मैटर करती है सबसे ज़्यादा इसके अंदर। सही। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि आपने सादिया इसकी जो तैयारी की वो आपने किस तरह की, क्या क्या किया, और उसके बाद जब ये ट्रॉफ़ी आपको मिली और जब आपने इसको ऐसे दिखाया होगा तो उस वक्त आपको लगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है, तब आपके जज्बात क्या थे, सारा कुछ बताएं, जर्नी कैसी थी? बेसिकली मैं खुद फिटनेस की उससे फील्ड से ही हूँ, बिलोंग करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर से मैं हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन पहले पावर लिफ्टिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया था माशाल्लाह। और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते करते फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा चेंज उस तरफ जाएँ, तो फिर मैंने इस कैटेगरी में जो है ना तैयारी शुरू की। और तैयारी क्या थी? बस 6 मंथ से हम ट्रेनिंग पे थे, और उसके बाद डाइट थी बहुत टफ़, रूटीन बहुत टफ़ था। 2 टाइम हमारी ट्रेनिंग्स होती थी और डाइट बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ी थी। क्या थी? डाइट मत पूछें, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे कार्ब्स बंद हो जाते हैं, सिर्फ हमें एग्स, चिकन और फिश अलाउ होती है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है, और शुगर्स बिल्कुल बंद हो जाती है, सॉल्ट बंद हो जाता है। आप चूँकि बहुत ज़्यादा स्लीक नहीं है, और अगर 6 महीने आपने ये सब बंद रखा था तो क्या आप पहले काफ़ी हेल्दी थी? हाँ, ओके। क्योंकि बेसिकली मैं पावर लिफ्टर थी ना, तो पावर लिफ्टिंग के लिए हमारा जो वेट गोल होता है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग वेट लिफ्ट करते हैं। तो जब मैं इस कैटेगरी में आई तो मैं बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में जा रही थी, तो उस वक्त मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, फिर सर ने काफ़ी मेहनत करवा के जो है तो ये वैसे बहुत मुश्किल नहीं होता कि आप पहले इतना गेन करते हो पावर लिफ्टिंग करने के लिए, उसके बाद इतना आप कट डाउन कर रहे हो इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये वाकई बहुत टफ होगा आपके लिए, तो लाइफ तो टोटली चेंज हो गई होगी। बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में हमें सब कुछ अलाउ होता है, हम कार्ब्स ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का खा सकते हैं, क्योंकि हमारी सारा फोकस हमारे वेट लिफ्टिंग पे होता है। लेकिन जब इस कैटेगरी में गई मैं तो बिल्कुल चेंज करना पड़ा, तो रूटीन से बिल्कुल हटना पड़ा, तो काफ़ी टफ हुआ शुरू में तो, लेकिन ये कि मेहनत करके सर की काफ़ी हेल्प रही इसमें, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, पुश किया। अच्छा, और उसके बाद फिर अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या रुझान है लड़कियों का इस टाइटल के लिए, और आप जो ट्रेनिंग करा रहे हैं वो किस तरह करा रहे हैं, और कितना मतलब इसमें बंदे को पैशनेट होना पड़ता है टाइमिंग को लेके, मतलब ज़ाहिर है मोटिवेशन भी चाहिए होती है ना, तो वो कैसे आप मोटिवेट रखते हैं फिर? देखें, बेसिकली जब सादिया मेरे पास आई थी ना, तो मैं आपको इनका बताऊं कि ये तो 27 kg इन्होंने अपना वेट कट किया है मेरे पास। 27 kg? जी, 27 kg कट किया, क्योंकि ये एक पावर लिफ्टर थी। पावर लिफ्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्दी रहना पड़ता है, उनको हर चीज़ जंक फूड, फास्ट फूड सब अलाउ होता है, क्योंकि बेसिकली उनको जितना वो खाएंगे उतनी उनकी स्ट्रेंथ बनेगी, उतनी उनकी से लिफ्टिंग होगी। ज़ाहिर है कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, कुछ प्रैक्टिस भी होती है पावर लिफ्टिंग में, लेकिन जब इन्होंने कैटेगरी चेंज की तो जाहिर है एक बड़ा टास्क था और एक शॉर्ट टाइम था, कैसे करना है, क्या करना है। बेसिकली मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल क्लाइंट मोस्टली आती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना, उनको किसी को हार्मोनल इश्यूज़ है, किसी को PCOS है, किसी को जो है वो थायराइड है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ फ़िटनेस लाइफस्टाइल नहीं है। सही है, पहले तो फिटनेस को लाइफस्टाइल बनाना ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि मेरा टारगेट, मेरा फोकस ये होता है कि पहले तो मैं उनको मोटिवेट कर दूँ, पहले तो उनकी मोटिवेशन बढ़ाऊँ। वो इस तरीके से कि मैं उनको एकदम डाइट पे नहीं लाता, ग्रेजुअली लाता हूँ, स्लो करके, और उनको ट्रेनिंग भी एकदम इतनी टफ नहीं कराता, स्टार्ट बहुत स्लो से कराता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस फील्ड से बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं है। पहली दफ़ा अगर वो जिम आएँ तो ज़ाहिर है उनको ये भी नहीं पता कि 1 वीक उनकी बॉडी में पेन होना है। ठीक है, कुछ लोग तो पेन से ही भाग जाते हैं कि चलो यार बस अब नहीं आना जिम, अब तो मेरे हाथ भी मूव नहीं हो रहे और ये भी नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और उनका जो फ्यूचर, जो जितनी भी उनकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी मतलब फैमिली के साथ उनके गुजरना है, आगे उनके बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी एफर्ट्स हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। और हमारी यहाँ लड़कियाँ जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करती। अच्छा, ये ट्रेनिंग किस तरह की होती है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताइए। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो होती है जो मशीन्स वर्कआउट होते हैं, कुछ वेट्स के साथ होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का कॉन्सेप्ट ये बन गया है हमारी ख़वातीन का, वो ये समझती हैं कि शायद हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे,
तो ये भी मैं बता दूं कि अगर लड़की वेट लिफ्टिंग कर रही है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है, मशीन्स वर्कआउट कर रही है, तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर बन जाएगी, क्योंकि फीमेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उनके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं वेट लिफ्टिंग करने से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से। लेकिन फीमेल ये समझती है कि हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उन पे क्या रिएक्शन आता है, उन पे ये रिएक्शन आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। वो लोग जो हैं उनकी बॉडी टून होना शुरू हो जाती है, शेप में आना शुरू हो जाती है, उनका फिगर सेट होना शुरू हो जाता है, उनके फैट परसेंटेज जो है बॉडी का कम होना शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम फोकस करें दूसरी ट्रेनिंग्स पे, जैसे जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, योगा हो गया, ठीक है, ये अपनी जगह इनके अपनी वर्क है, इनका भी रिजल्ट है, एक्टिविटी तो है ना इनमें भी। इसमें भी ये है कि आप, मेरा मशवरा ये होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं ख़वातीन की नेचर को समझता हूँ। ख़वातीन जो है ना बोर हो जाती हैं बहुत जल्दी, एक चीज़ से फैटअप हो जाती है। उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनका एक वीकली प्लान बना लेता हूँ। उसमें ये करता हूँ कि एक दिन उनको जुम्बा दे दिया, 2 दिन उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे दी, 1 दिन योगा दे दिया, फिर इनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ले आया। तो इस तरह उनका वीकली शेड्यूल बन जाता है, वो बोर भी नहीं होती, उनकी फिटनेस भी अच्छी हो जाती है, बॉडी टून भी हो जाती है, वो शेप में भी आ जाती है। हाँ, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं। काश ये मोटिवेशन हम में भी रहे। हम भी उन लोगों में से हैं जो जिम तो जाते हैं, फीस भी जमा करवा देते हैं, और 1 हफ्ते के बाद हम कहते हैं चलो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, और बस महीना निकल जाता है, बॉडी भी वैसी की वैसे रहती है, और फीस भी जो जिम की है ना वो ज़ाया हो जाती है। खैर, मैं आपसे इस पर मज़ीद बात करूँगी। सादिया भी हमारे साथ ही हैं। अभी जनाब मुझे आपको इस्लामाबाद का कुछ हाल अहवाल देना है, जहाँ पर 3 रोज़ा इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ आज से हो रहा है। फेस्टिवल का उन्वान है पीपल प्लानट पॉसिबिलिटीज़। बड़ा मज़े का ये टाइटल रखा गया है। तो इस इवेंट में नामवर बरतानवी मुसन्निफ़ा और मोरिख़ हैं विक्टोरिया शोफील्ड और उर्दू के मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरिफ के खुसूसी खिताब भी शामिल होंगे, जबकि 3 दिन बाद अदब के हवाले से खूबसूरत परफॉर्मेंस से तकरीब का अख्तिताम होगा। उर्दू शायरी का जश्न मनाने की रिवायत के मुताबिक इफ्तिखार आरिफ की सदारत में एक अजीम शान मुशायरा भी होगा। फेस्टिवल की दूसरी और तीसरी शाम उस्ताद हामिद अली खान के साथ महफिल गज़ल का भी एहतमाम किया गया है। तो बड़ा ये ज़बरदस्त सा फेस्टिवल होने जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राहिला बकाई साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहिला साहिबा। वालेकुम सलाम। राहिला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो। मुझे ये बताइएगा कि इस फेस्टिवल में क्या क्या ऐसा अट्रैक्टिव है जो कि हमें देखने के लिए लाजमी आना चाहिए? यूँ तो ये फेस्टिवल जो हमने 2.5 डेज़ का रखा है, इसमें बहुत कुछ है। देयर आर अराउंड 55-60 सेशंस एंड कोई 200 के करीब स्पीकर्स हैं जो इस फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं। और इसमें हमने कोशिश की है हम हर उम्र के और हर ज़ौक़ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ रखें जो उनको अट्रैक्ट कर रही हो। जैसे इसके अंदर सेशंस जो पैनल डिस्कशंस होंगी वो एजुकेशन पर है, एनवायरनमेंट पर है, क्लाइमेट पर है, इकोनॉमी पर है, इन्वेस्टमेंट्स पर है। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन है चीज़ों के। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आजकल एआई पे बड़ा बातचीत होती है, लोगों को बहुत होता है कि व्हाट इज़ एआई और एआई का क्या फ़ायदा है। उसके ऊपर हमने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बुलाया है जो बात करेंगे, जो बताएंगे कि एआई से आपकी लर्निंग में, आपकी एजुकेशन में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं अगर कहूँ तो जैसे शाम में हमने हामिद अली ख़ान के साथ एक महफिल गज़ल रखी हुई है। उससे पहले सरमद खुसट आएंगे। ज़बरदस्त। सरमद खुसट के साथ एक सेशन है। उनकी जो एक फ़ीचर फिल्म है कमली, उसकी स्क्रीनिंग है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो 2 एग्ज़िबिशंस हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। एक फौजिया मिनिल्ला की है और एक बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ की है। तो अमीन अगर आप आएँ तो देखेंगे कि यहाँ पर इतना कुछ है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। एक दफ़ा आप अगर वेन्यू पर आ जाएं। नहीं है ना, उसके बाद तो वाकई मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। बिल्कुल इसमें शिरकत करनी चाहिए और अदब से लगाओ जो लोग रखते हैं वो ऐसी महफिलें नहीं मिस करते, मुझे इसका अंदाज़ा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज़र भी हैं, क्या वजह है कि हमारा आज का नौजवान जो है वो कुछ किताबों से दूर हो गया है और उसकी उस रग़बत को बहाल करने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो सेशंस रखे गए हैं
उनमें ठीक है AI की बात हो रही है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं टेक में वो ज़रूर आएंगे और देखेंगे कि बात इस पर हो रही है और कितनी वो ज़ाहिर है सैर हासिल हो सकती है। इसके अलावा सेशंस किस तरह के होंगे, गुफ्तगू किन मौज़ूआत पर होगी? देखिए, हम इसके अंदर तकरीबन 15 किताबों की रूनुमाई हो रही है, और जब हम कहते हैं किताबों की रूनुमाई तो जाहिर है उसके अंदर उनके राइटर्स मौजूद होते हैं, वो आप ऑडियंस के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो और जब आप कहती हैं कि हमारा यूथ किताबें नहीं पढ़ रहा, ऐसी बात नहीं है, किताबें, मगर उनका मोड बदल गया है। पहले हार्ड कॉपी किताब लेके ख़रीदी जाती थी, पढ़ी जाती थी, अब वो लोग कहते हैं कि हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, हम ऑनलाइन जाके पढ़ लें। तो हम उसके लिए ये भी कर रहे हैं कि ग्रेजुअली हम किताबों को ऑनलाइन अवेलेबल करना, ताकि सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल हों, लोग वहाँ से भी पढ़ लें जाके। मगर असल चीज़ यही रहती है कि हम ये बताएं कि हाउ इम्पॉर्टेंट रीडिंग इज़, और जो कौम किताबें नहीं पढ़ती है, जो यूथ किताबें पढ़ना छोड़ देता है, आपको भी पता है कि वो फिर इट्स गोइंग टूवर्ड्स द डार्क एंड्स, कि आप पुराने ज़माने में चले जाएं कि किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आपके लिए दुनिया खुलती है आगे। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट थ्रू दीज लिटरेचर फेस्टिवल्स, जहां हम अपने ऑथर्स, हमारे राइटर्स, हमारे लोगों ने इतने अच्छे काम किए हुए, उनको हम ऑडियंस में लाते हैं। ये 2.5 दिन हमारे ऑथर्स के लिए वो सेलिब्रिटी होते हैं उस इवेंट के, लोग उनसे उनकी किताबें लेते हैं, उनसे साइन करवाते हैं। तो आई मीन इससे एक इंटरेस्ट होता है हमारे यूथ में कि वो उनके पढ़ें और लिखें, और आगे बढ़ने का शौक़ आता है, नई नई चीज़ें समझने को मिलती हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ अ स्मॉल काविश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वेयर वी आर ट्राइंग कि हम किताबों को फ़रोग दें। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब इतना कुछ है तो ये भी मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, वहाँ आने के लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, सबसे अच्छी बात इस फेस्टिवल की ये है कि ये फ्री एंड ओपन टू पब्लिक है, ये टिकटेड इवेंट नहीं है। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जिसके साथ भी हों, रिलेटिव्स, आप बिल्कुल आएँ एंड जस्ट वॉक इनटू द वेन्यू। वहाँ पर हमने साइनेज लगाए हुए हैं, डिफरेंट हॉल्स में डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं, आप आएँ, उधर बैठें। दूसरा, यहाँ पर कोई VIP कल्चर नहीं है, हम किसी को ये नहीं कहते कि ये सीट रिज़र्व है, ये फ़लाँ बैठेगा इधर, या ये XYZ बैठेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप पहले आएँ, फ्रंट की रोज़ ले लें, जहाँ जगह मिले बैठ जाएं, सेशन अटेंड करें, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे मिलें, बातचीत करें। किसी को किसी से मिलने की कोई ममानियत नहीं है। इट्स अ वेरी ओपन पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ एन इवेंट वेयर एवरीबडी कैन इंटरेक्ट विद एवरीबडी। वेरी नाइस राहिला साहिबा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने इससे पहले भी सुना अदबी फेस्टिवल होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते आए हैं, लेकिन अब की बार ये जो इस्लामाबाद में आई थिंक 4 साल के बाद हो रहा है ये फेस्टिवल, तो इसमें क्या तब्दीली है जो कि हमें नज़र आएगी? देखिए, जो एक असल जो अदबी मेला होता है या हम फेस्टिवल की बात करते हैं, उसका मेन मकसद तो पढ़ना, किताबें, राइटर्स, कोर मैसेज तो उसका वही रहता है कि हमने किताबों को और रीडरशिप को प्रमोट करना है। लेकिन हर दफ़ा फ़र्क उसमें हम ये होता है कि नए यूथ को शामिल करें, नए लोगों को लाएं, उनको सामने फ्रंट रो पे ला के दिखाएँ कि जी ये नए लोग हैं। वी कांट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पीपल, वी कांट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम टॉपिक्स। जो करंट मसाइल हैं उन पर बात हो, चीज़ें खुलकर सामने आएँ, खुली फ़िज़ा में बात हो। और जो आपने बात कही ना कि 4 साल बाद, तो वो 4 साल बाद इसलिए मुनक्कद हो रहा है कि जब 2019 में कोविड आया, तो उसके बाद हम इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग कर नहीं सकते थे। आपको भी पता है हालात क्या थे। पिछले साल हमारे मुल्क में एक मैसिव फ्लड्स आ गए थे। वो अच्छा नहीं लगता कि हम फेस्टिवल कर रहे होते और हमारे भाई, हमारे आधा पाकिस्तान पानी के में डूबा हुआ था। सो दैट वाज द रीज़न कि हम पिछले 3-4 साल नहीं कर सके, और अब इस साल हम इसको लेकर आए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह एवरीबडी इज़ गोइंग टू एंजॉय। इंशाल्लाह। अच्छा राहिला साहिबा, एक बात और मुझे बताइएगा, अब खैर हम लोगों का तो ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ है कि हमें ज़ाहिर अपने तलफ़्फ़ुज़ पर काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उर्दू को समझना पड़ता है। ज़ाहिर है वो उस हद तक तो नहीं कि हम एक मुसन्निफ़ा के तौर पर कुछ लिख सकें, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बहुत एक नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो लिखते भी हैं और अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। लेकिन आजकल अगर आप किसी नौजवान के पास बैठ जाए ना, वो आपको सिंथेटिकली का मतलब तो बता देगा, लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे ना हमतन गोश या फिर तज़ब्ज़ुब का क्या मतलब है, तो वो बोलेगा व्हाट, क्या बोल रही हो।
रुझान क्या है नौजवानों का, ये बताएगा उर्दू में। अच्छा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। देखिए, इसके अंदर बात नौजवानों के रुझान की नहीं है, ये बात है आपके इन्वायरमेंट की, आपके कल्चर की, आपके जो निज़ाम आपके इर्द गिर्द चलते हैं। हम लोगों ने अंग्रेज़ी को समझें एक तरक्की का जीना बना ली। हम समझते हैं अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती बोलनी तो हम तालीम याफ्ता नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उर्दू एक इंतहाई खूबसूरत ज़ुबान है, हमें उसमें अपने आप को बयान करना, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आई मीन आई एग्री, मैं भी कोई बहुत अच्छी उर्दू नहीं बोलती, मगर कोशिश होती है कि जब उर्दू में बात करें तो हम प्रॉपर्ली उर्दू में ही बात करें। There is always a room for improvement। कोई भी कुछ भी, खैर राहिला साहब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मुकम्मल तौर पर तो नहीं सीख सकता, लेकिन नो डाउट आप मुंतज़िमिन हैं और बड़ी अच्छी आप लोगों की काविश है कि आप इस लिटरेचर के फ़रोग के लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अल्लाह करे कि होते रहें। ये हमारा कल्चर भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब आ जाते हैं तरफ सादिया, ये जो अब थोड़ा सा ज़रा मैं थोड़ा कोशिश करूँ, जो अब आपने ज़ेबतन जो लिबास वहाँ पर किया था वो लिबास किस तरह का था, और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें ना वहाँ जब आपकी बातचीत हुई और जब आपको मालूम था कि ये जजेस बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व करना है, माहौल क्या था, आपको क्या ये फील हुआ कि शायद किसी और कंट्री की कोई लड़की इस तरह की है जो मुझे वाकई ये बीट कर सकती है, क्या था वहाँ पे माहौल? हाँ बिल्कुल ऐसा था कि 2-3 हमारी जो कॉम्पिटिटर्स थी वो ऐसी थी कि थोड़ा डाउट था, लेकिन जजेस की अपनी नज़र होती है, हम उनको अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, और जब जजेस देखते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं कि भाई तो जब उसके हिसाब से उन्होंने फिर जज किया और उसके बाद गिफ्ट दिया। ज़ाहिर है जब हम वहाँ स्टेज पे पहुँचे, मिला आपको साथ? हाँ क्या मतलब गिफ्ट हमारा प्राइज़ था। अच्छा प्राइज़ था, प्राइज़ मनी वैसे अब अगर बुरा ना मनाएं तो बता सकते हैं? नहीं देखिए इसके अंदर जो है, वरना वो जो जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लेना है ना वो और शौक से हिस्सा लेंगे, इतने पैसे मिलते हैं। नहीं इसके अंदर देखें हमने अनाउंस किया था 20,000 बात। अच्छा, जो थाईलैंड में था तो ज़ाहिर है उसकी करेंसी के हिसाब से सही 20,000 बात अनाउंसमेंट की थी, और विनर्स को डिवाइड हुआ, पार्शियली दिया है वहाँ पे। तो देखें जैसा कि आपने इनसे सवाल किया ना कि ड्रेसिंग और ये सारी चीज़ें, उस वक्त जो है ना जो भी एथलीट्स होता है ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करे ना, वो अपना 100% दे रहा होता है। वो अपनी प्रेजेंटेशन, अपने कपड़े, अपनी हर चीज़ को फुल ऑन कर रहा होता है कि यार मैंने जो है ना कहीं से चूकना नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वो लिबास होता क्या है, मशरकी लिबास कल्चरल हमारा होता है, यहाँ पर जो वो कहें वो वेयर करना होता है, क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो प्रमोट कर रहे थे वो इसी चीज़ को कर रहे थे कि हम इस्लामिक कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, अगर तो हम ऐसी चीज़ भी वेयर ना करें जो ऑड लगे और ऐसा भी ना हो। याद है अभी रिसेंटली एक मुकाबला हुआ था मिस यूनिवर्स का था आई थिंक सो, तो उस पर वो खातून नहीं जा पाई थी कि यहाँ से काफ़ी वो उस पर शोर मचा था कि भाई अगर वहाँ इनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बोलेंगे वॉक करके दिखाओ तो हम पाकिस्तान का नाम क्यों यूज़ होने दें? देखिए हमारे यहाँ क्राइटेरिया था, ये इवेंट बेसिकली होस्ट ही पाकिस्तान था, इस इवेंट का जो होस्ट था वो पाकिस्तान था, और उस पर क्राइटेरिया मैंने ही सेट किया था कि किसी भी कंट्री का कोई भी ड्रेस आप अपने हिसाब से वेयर कर सकते हैं, बस आपको जो क्राइटेरिया हमने जजिंग का रखा हुआ है उस पर पूरा उतरना है। तो जो इनकी जो प्रेजेंटेशन थी तो वो इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं कोई भी वेस्टर्न स्टाइल पे ना जाऊँ। सही नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा फाइनली क्योंकि वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मैं रमीज़ आपसे भी चाहूँगी कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच आप क्या मशवरा देंगे, और सादिया आप वो ख़वातीन जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं जल्दी से क्विकली आप भी बता दें, राबी पहले आप बता दें। मिस देखें मैं उन सबको ये मशवरा दूंगा, एक तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। आप लोग जब इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पार्ट लेंगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा ये मौके मिलेंगे जाहिर है, और आप भी, मेरा भी यही है कि फीमेल्स को आगे आना चाहिए जनाब। बात 100 बातों की एक है। बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत शुक्रिया रमीज़। अब जनाब वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से लोड शेडिंग का एक ना ख़त्म होने वाला मसला है जो कि बस चलता ही आ रहा है। गर्मियाँ हो तो लोड शेडिंग, सर्दियाँ हो तो लोड शेडिंग, लेकिन कम लोड शेडिंग, और अब तो माशाल्लाह गैस की लोड शेडिंग भी होती है। तो इसलिए पाकिस्तानी कुछ आदी से हो गए हैं लोड शेडिंग के ना, भले गर्मियाँ हो भले सर्दियाँ हो, हमें यूज़ टू करा दिया गया है कि जीना ऐसे ही है, ज़िंदगी के साथ है ये सब कुछ। लेकिन
एक काम जो पाकिस्तानी कर सकते हैं वो है बचाओ, कि बिल ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग तो होती है, जो इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है दुखती रग है आजकल हर पाकिस्तानी की, उसका हल आज हमने निकालना है कि कैसे मुमकिन है कि हम एहतियात करें, बिजली का बिल कम आए, सोलर पैनल से हट के हमने बात करनी, क्योंकि वो बहुत महंगे हो गए हैं, हर कोई नहीं लगवा सकता। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें एनर्जी एक्सपर्ट हैं और सेक्रेटरी पेट्रोलियम में साबिक डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तानियों का ये मसला है और बड़ा ये देरीना मसला है जिस पर अभी तक कोई काम उस तरीके से नहीं हो सका, या तो बिजली पूरी मिल जाए, बिल भले ज़्यादा आए। यहाँ पर मसला ये है कि बिजली भी पूरी नहीं मिलती, लोड शेडिंग भी होती है और बिल उससे भी ज़्यादा आता है कि जनाब हम सब ये सुनते रहते हैं नेपरा ने इतने यूनिट बढ़ा दिए, इतने रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया और देना हमारी मजबूरी है, पूरी है। कुछ अक्लमंद लोग ये करते हैं कि बिल्स पर देखते हैं कि आया ये FED और ये टैक्स वो टैक्स, ये कौन कौन से हैं और हमें किस तरीके से ये बिल पे करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगी इस सारी सूरत हाल में बिल को तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने तौर तरीके हम ज़रूर ठीक कर सकते हैं। कुछ मशवरे दीजिए जो मुफीद हो। देखिए जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि हम लोग आदतन जो बचत नहीं करते हैं, बचत यानी बिजली के इस्तेमाल की बचत, गैस के इस्तेमाल की बचत, उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये आपने अपनी छोटी सी रिपोर्ट में बताया, जो तौर तरीके बताए, LED लाइट्स इस्तेमाल करें, और मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि आप कोई ऐसा और जरिया नहीं है कि आप एक लम्हा के लिए बटन को ऑन करें तो आपके पास वो सारा वो चीज़ पहुंच जाए जिसको आप लेना चाह रहे हैं, यानी वो है बिजली। और एक लम्हा आपने बटन ऑफ किया तो आपका खर्च खत्म हो गया। तो इसलिए बिजली के अगर इस्तेमाल का आप अगर समझें, आप ये देखें कि जिस वक्त आपकी कोई घर में कोई ऐसी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जाकर तो आप मीटर को देखें और उसमें वो स्केल जो ज़्यादा मूव करता है उसको देखें, फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर बिजली का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही कंट्रोल करें, वही इस्तेमाल में लगाएं बिजली जब आपको ज़रूरत हो, तो एक तो वो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है, जिसको कंजर्वेशन कहते हैं, यानी बगैर ज़रूरत से कोई। दूसरा ये है कि देखिए, ये जो अक्सर आजकल घरों में तो जो इस्त्री होती है वो सारी बिजली पर ही होती है, और बिजली की जो इस्त्रियाँ होती हैं वो तकरीबन 2000 वाट की का वो लोड उठाती हैं और वो बहुत जल्दी ज़्यादा बिल बना देती हैं। तो इसलिए पहली बात यह है कि आप जो इस्त्री करें, कपड़ों को प्रेस करें, तो वो उन औकात में करें जिस वक्त आपके रेट सबसे कम है, और उससे भी काफ़ी। इसी तरीके से और भी जो अप्लायंसेस हैं, मसलन आपने हीटर है और उसके अलावा वाटर गीजर्स हैं, ये सारी अप्लायंसेस को सिलेक्टिवली जिसको ज़रूरत है तो उसको ऑन करें, और उस वक्त खासकर जब बिजली ज़्यादा महंगी हो उस वक्त अवॉइड करें। तो ये कंजर्वेशन जो है, ये पूरी दुनिया में बिजली की कंजर्वेशन, गैस की कंजर्वेशन एक जरिया है बिजली की और गैस की। अच्छा, वैसे इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है, मेरी नज़र में इस पर थोड़ी बहुत गवर्नमेंट लेवल पर कैंपेन्स भी चलनी चाहिए। हमारे यहाँ बेशतर आवाम का एक हिस्सा होगा जिसको ये नहीं मालूम कि पीक आवर्स कौन से हैं, तो ये जब पता ही नहीं होगा कि बिजली किन घंटों में महंगी है, तो जाहिर है वो तो फिर बेदरेग इस्तेमाल करेंगे, जब जरूरत महसूस होगी बस ऑन कर लिया, इस चीज़ का पता ही नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खुद आपको आपके सामने मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि इस वक्त जो बिजली की कीमत के कम आवर्स हैं जिसमें आप ये खर्च कर सकते हैं इस्त्री वगैरह, मुझे भी नहीं पता। तो इसकी शायद होनी चाहिए, बार बार इसका बताना चाहिए, क्योंकि अवाम जब को पता चल जाएगा तो मुझे यकीन है कि अगर घरेलू ख़वातीन हैं और उनको जब पता चल जाता है कि आधी बिजली की कीमत हो जाती है,
तो कभी भी वो महंगी बिजली के दौरान इस्त्री नहीं करेंगी। तो इसलिए एक तो इसकी तशहीर होनी चाहिए, इसका आगाही होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह अग्री करता हूँ। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, हम लोग देखते हैं कि घर में हर किसी का अपना मिजाज है, हर कोई अपनी एक रूटीन के मुताबिक उठता है या सोता है। अब ऐसे में सर्दियां आ रही हैं, गीज़र पूरा पूरा दिन लोगों के घरों में चलता है, और वो भले इलेक्ट्रिक हो भले गैस का गीज़र हो। गैस भी आपको पता है कुछ नायाब हो जाती है सर्दियों में। तो अगर हम अपनी टाइमिंग्स को कुछ सेट कर लेना कि जब पता है कि जनाब रात में गीज़र थोड़ी देर चला है, सुबह में पानी गर्म मिल जाएगा, तो जिसने नहाना है वो सुबह में उठ के नहा ले, बाकी दिन पता हो कि गीज़र ऑफ होगा। अगर थोड़ा सा हम अपनी रूटीन बना ले, कुछ उसूल घर में बना लेना, तो चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। एसी हम देखते हैं, कंडीशन पूरा पूरा दिन चलते हैं। ये कंजर्वेशन के तरीके हैं। मसलन गीजर के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो गीजर लगे हुए थे, 2 गीजर थे, एक किचन और रेस्ट ऑफ द हाउस को, एक ऊपर की मंजिल को, और वो सारा दिन गीजर चलते थे और गर्म पानी हर वक्त चलता रहता था। उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा था। तो 2 हफ्तों में मैंने फैसला किया कि दोनों उन गीजर्स को, जो बड़े गीजर थे, जो गैस गीजर थे, वैसे भी इनएफिशिएंट थे, बहुत ज़्यादा हरारत निकल जाती है बाहर, तो उनको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और 3-4 छोटे गीजर लगाए जो इलेक्ट्रिक गीजर हैं, और उसके साथ मैंने कंबाइन किया सोलर पावर को, तो और फिर इलेक्ट्रिक गीजर को साथ ही उनके टाइमर्स लगा दिए कि 1 घंटे के लिए ऑन होंगे, आधे घंटे के लिए ऑन होंगे, कितने बजे ऑन होंगे। और फिर अगर किसी को ऐसे वक्त में जब पानी गर्म नहीं है तो ऑन करना है, तो ज़्यादा आधा घंटा लगता है, तो पहले वो अपने रिएक्शन करके ऑन कर लेते हैं। मेरी अपनी उम्मीद ये है कि, और फिर ये गीज़र जो हैं ये इतने महंगे भी नहीं हैं। मेरे ख्याल में ये मेरी गैस की ज़रूरत की बचत करेगी। एक तो बचत की ज़रूरत है और दूसरा गैस होती भी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, मैंने इसी तरह, जाहिर है आपसे भी बात हो रही है, इसके अलावा और एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनकी हम राय वक्तन फवक्तन लेते रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम ये करें कि हम अपने जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, अपना जो फ्रिज है, उसको पूरा पूरा दिन रात ना चलाएं। जाहिर है ठंडक तो उसमें होती है, अगर आपको लग रहा है कि आप किचन में काम नहीं कर रहे, बार बार आपको खोलना नहीं पड़ा फ्रिज, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने फ्रिज को ऑफ कर दें, कूलिंग उसमें रहेगी, बिजली बचेगी, उसके बाद आप रात के वक्त उसको फिर से ऑन कर लीजिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि ये एक फैमिली का कल्चर है। मसलन वो कौन सी चीज़ें, किस तरह की चीज़ें फ्रिज के अंदर स्टॉक करते हैं। अगर तो वो लंबे अरसे के लिए ऐसी चीज़ें स्टॉक करते हैं जिसकी ज़िंदगी जो है ना, जो फ्रोज़न लाइफ बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि कहीं इसमें खुराक जो है, आपकी फ्रोज़न खुराक है, वो अफेक्ट ना हो जाए। तो लेकिन अगर आप आपके फ्रिज के अंदर जो खुराक आपने स्टॉक रखी हुई है कि वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, तो फिर आप फ्रिज के ऊपर स्विच लगा लेते हैं। स्विच का मतलब ये है कि आपको बार बार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बात वही है कि आपको एक जिम्मेदार शहरी देना है और बचत आपको खुद करनी है ताकि आपको बड़े बड़े बिल्स पे ना करने पड़े। और ऐसे में जो पीक आवर्स हैं वो तकरीबन 5 बजे वक्त शुरू होता है और रात 10 बजे तक का टाइम होता है। तो इन 5 घंटों में आप कोशिश करें बिजली का इस्तेमाल कम करें और अपने असूल घर में बना लेंगे तो ज़ाहिर है उससे बचत होगी, आपको ही फ़ायदा होगा। लिहाजा ये बतौर ज़िम्मेदार शहरी हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपना अपना किरदार अदा करें। देखिए, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि फ़लानी जगह एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, रोड्स को बंद किया गया, लोड शेडिंग हो रही थी। तो अगर आप बिजली में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए सोचें कि भाई एक वो लोग हैं जिन्हें मिल ही नहीं रही, अगर आपको मिल रही है तो उसका इस्तेमाल बेजाना करें। अब जनाब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से, जो किसी से कम नहीं है। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तानी खातून कोपेमा नायला कियानी से, जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी जो है वो सर की है, उसमें वो कामयाब हुई हैं। और तिब्बत में वाक़ ये चोटी है और इसकी बुलंदी तकरीबन 8188 मीटर बुलंद है और ये 6ठी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है।
फ़ख्र पाकिस्तान नाइला कियानी K2 के अलावा माउंट एवरेस्ट है, नांगा पर्वत है और अन्नापूर्णा है, लाहौर से है, ब्रॉड पीक है, मनासलो है और तकरीबन ये 8 चोटियाँ सर कर चुकी है। पाकिस्तानी परचम लहराने का एजाज़ अपने नाम कर चुकी हैं। तो जनाब इस वक्त नाइला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला, वेलकम टू आवर शो और मुबारकबाद बहुत बहुत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाइला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और मैंने इस चोटी का नाम नहीं लिया कि मैं गलत नाम ना कहीं प्रोनाउंस कर दूं, इस चोटी का नाम भी बताइए और जब आप पीक पर पहुंची तो अपने तासुरात से भी आगाह कीजिए। इसका नाम है चो ओयू और ये तिब्बत में है। और जब इस एक्सपेडिशन में हमें वेदर फोरकास्ट जो मिली थी वो इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन जब चोटी के बिल्कुल पास पहुँचे 100 मीटर्स नीचे थे, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तो हमारे एक्सपेडिशन लीडर ने बोला कि वापस चलते हैं, लेकिन फिर अचानक से फ्यू थिंग्स चेंज और हम काफ़ी घंटे लगा के 100 मीटर हम चढ़ के ऊपर जब टॉप पे पहुंचे तो तब भी मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन उस वक्त यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ घंटे पहले हमें लगा था कि हम नीचे चले जाएंगे और फिर हमें कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा। पता नहीं था कि शायद दोबारा आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो आई वाज वेरी प्राउड क्योंकि मैं और सरबाज वर फर्स्ट पाकिस्तानी जो उस चोटी पे पहुंचे थे। इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने ये चोटी सर नहीं की है। अच्छा मुझे ये बताइएगा नाइला, कितने दिन आप लोगों को लगे? ये सफ़र किस तरह का था? दरमियान में कहीं ये महसूस हुआ कि हमसे गलती हो रही है, हमें वापस चले जाना चाहिए? और वो जो दिन रात गुजरे हैं, कुछ मुझे बताइएगा, कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद रहेगा? एक्चुअली चोयू समिट करने से बिल्कुल कुछ दिन पहले मैंने नेपाल में ही मनासलो की थी, इसलिए क्लाइमेटाइज नहीं होना पड़ा। मतलब वो जो हम ऊपर जाके नीचे आते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर ऊपर जाते हैं, अपनी बॉडी को लो ऑक्सीजन से यूज़ करते हैं, वो प्रोसेस नहीं करना पड़ा। तो हमें टू बी ऑनेस्ट 3 दिन लगे थे ये चोटी समिट करने में। लेकिन अगैन ये नॉर्मल नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने इस साल इतनी ज़्यादा समिट की हैं तो वो पूरा मुझे रोटेशंस नहीं करनी पड़ी। और वही समिट के पास बिल्कुल ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर रस्सी नहीं थी और मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन जब अच्छी टीम हो, अच्छा लीडर हो, तो वो आप ये मुश्किलात आप तय करके ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वो बस हौसला नहीं हारा और टीम के साथ मैं ऊपर गई और बगैर किसी इंजरी नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से हम लोग नीचे वापस आए। ज़बरदस्त। अच्छा आप अपने जो आपके कोच थे साथ, उनके अपनी टीम के हवाले से बताएगा, उसमें कौन कौन शामिल था, उनके साथ कैसा वक्त गुजरा? मेरी टीम में मैं एक्चुअली एक नेपाली टीम के साथ गई थी और नेपाली लीडर थे, लेकिन मेरे साथ जो मेरे को क्लाइमर थे वो सरबाज खान है जो कि पाकिस्तान के एक वन ऑफ द टॉप क्लाइमर्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो क्योंकि हम पाकिस्तानी कनेक्शन है, एक्चुअली शरोज़ भी था लेकिन उसने कुछ दिन बाद समिट की थी। तो वो जब एक पाकिस्तानी कोई भी टीम फॉरेन टीम में होता है तो हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइमर और बहुत मोटिवेट भी किया। और उसके बाद हम एक और पीक पे गए थे, शीशा पंगमा, जो कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ ऐसे हादसा हुए, एक्सीडेंट्स हुए जिसकी वजह से हमने बिल्कुल टॉप से हम वापस आए थे। लेकिन देन क्योंकि हम 3 पाकिस्तानी थे तिब्बत में, तो हम तीनों ने एक दूसरे को इनकरेज किया, मोटिवेट किया और जो मतलब वो नेगेटिव फीलिंग्स थी लास्ट एक्सपेडिशन के बाद वो कम हो गई बिकॉज वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पाकिस्तानीज। सही। अच्छा नाइला, जैसा कि आपने बताया कि मौसम भी ख़राब था, ऊपर रस्सी भी नहीं थी और ठीक है लीडर थे आपके साथ और टीम ने मिलकर एक दूसरे को बैकअप किया और आप लोग ऊपर गए। जब ऊपर पहुंच गए तो क्या आपने कोई पिक्चर वगैरह ली? पाकिस्तान का झंडा जब लहराया वहाँ पे, वो फीलिंग्स तो हमें बताएं क्या थी? वो टू बी ऑनेस्ट कभी कभी मैं स्ट्रगल करती हूँ क्योंकि वो फीलिंग्स एक्सप्लेन मुझसे नहीं होती है, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। उससे पहले कोई भी पाकिस्तानी नहीं गया था, तो वी वर द फर्स्ट 2 पाकिस्तानी जो उस पीक के टॉप पे पहुँचे थे। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम इतने ख़राब मौसम में इतने बिल्कुल नीचे जा रहे थे, हम ऊपर पहुँचे हैं। और फिर वो जो फीलिंग होती है पाकिस्तान का झंडा लेके आप फर्स्ट टाइम कहीं पे पहुँच रहे हैं, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बट आई वाज वेरी प्राउड और हम्बल्ड एट द सेम टाइम कि अल्लाह ताला ने ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था कि मैं ये हिस्ट्री का ये पार्ट में बनूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस हवाले से। अच्छा थोड़ा सा नाइला बताइएगा, माशाल्लाह आप पहली पाकिस्तानी हैं माउंटेनियर जिन्होंने 8 चोटियाँ सर कर ली हैं और पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रही हैं। एज अ माउंटेनियर आपका करियर कैसा गुजर रहा है, कैसा लग रहा है और आगे आपके प्लान्स क्या हैं?
सो बाय नाउ अभी 10 हो चुकी है एक्चुअली, और आई डोंट ब्लेम एनीबडी। मैंने पिछले कुछ महीने में एक के बाद एक की है, तो वो कुछ मीडिया में भी ना पुरानी मतलब पिछले महीने की भी रिपोर्ट है तो वो पुरानी न्यूज़ दे रहे हैं। सो 10 हो गई है, एंड टू बी ऑनेस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि जब मैं एक के बाद दूसरी पीक सबमिट कर रही थी तो मुझे खुद भी उस अचीवमेंट की जो लेवल है उसका एहसास नहीं हुआ। और अभी आई रिसेंटली केम बैक एंड आई एम ऑन अ लॉन्ग, मतलब 5 महीने की ब्रेक है, उसमें कोई क्लाइंबिंग नहीं होगी। उसमें मुझे अभी फील हो रहा है कि मैंने इस साल सिर्फ इसी साल 7 पीक्स किए हैं और 8000 प्लस हाइट की पीक्स की हैं, और ये किसी मेल ने भी नहीं किया पाकिस्तानी ने, ये एक साल में 7 पीक्स करना। तो आई फील वेरी प्राउड एंड हम्बल्ड कि मुझे मतलब इसको इम्पॉसिबल कंसिडर किया जाता था और वो मैंने इम्पॉसिबल। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, और बिल्कुल नामुमकिन को आपके मुमकिन बनाया है। मैं चाहूँगी जाते जाते नाइला आप थोड़ा सा फैमिली के हवाले से बताएगा, उनकी सपोर्ट कैसी रही है, क्योंकि आप माशाल्लाह दे दनादन पहाड़ों को सर करती आई हैं, तो फैमिली की सपोर्ट कैसी रही है, उनके तासुरात क्या थे जब आप वापस आई? सो फैमिली मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैंने जो भी किया मैं फैमिली की सपोर्ट के बगैर, स्पेशली हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकती थी। शुरू में मुझे बहुत टाइम लगा था पिछले 2 सालों में उनको मनाने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की, लेकिन देन ही रियलाइज कि मैं खुद से रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि जैसे लास्ट वीक पे जब आई सॉ थिंग्स वर नॉट गोइंग राइट, तो मैं बिल्कुल समिट के बिल्कुल नीचे से 300 मीटर नीचे से आई थी वापस। सो ही नोज के इट इज़ रिस्की बट ही बिलीव्स इन माई डिसीजन मेकिंग स्किल। और जब मैं जाती हूँ तो मेरे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो कि मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, तो वो उनका बहुत ज़्यादा उनकी लुक आफ्टर में सपोर्ट करते हैं, एंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव इवन व्हेन आई एम अवे। तो उनकी सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल, ये क्रेडिट्स उनको भी जाता है। अच्छा, मुझे नायरा ये बताएगा, वो पाकिस्तानी बच्चियाँ लड़कियाँ जो इसमें अपना शौक़ रखती हैं और एज अ माउंटेनियर अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? उनको मैं मशवरा दूंगी कि पहले ट्राई करें ट्रैकिंग, क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ देख के लोगों को लगता है बहुत ग्लैमरस है, तो वो जब ट्राई करते हैं इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ट्रैकिंग ट्राई करें, क्योंकि ट्रैकिंग 2-3 प्लस डेज का एक्सपीरियंस होता है, माउंटेन्स में जाना, टेंट्स में रहना, सर्दी बर्दाश्त करना। तो वो ट्राई करें, क्लब्स ढूंढें अपने एरिया में आसपास या नॉर्थ में जो कि इस तरह के एक्सपीडिशंस पे, एडवेंचर्स पे लोगों को लेके जाते। फिर आप डिसाइड करें, ट्रेनिंग लें और फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। क्लाइंबिंग, इफ़ यू रियली इनटू क्लाइंबिंग, देन आप छोटी पीक पिक करके अगैन वो एक्सपीरियंस देखें और आगे मतलब अपना फ्यूचर उसी बेसिस पे डिसाइड करें स्टेप बाय स्टेप। एंड मतलब मुझे लगता है कि कोई भी अगर करना चाहे 8000 मीटर पीक कर सकता है, उसके लिए बस आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट और हौसला चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मोटिवेशन चाहिए, हौसला चाहिए, और फिर जो भी आपके जहन में हो आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। थैंक यू सो मच नाइला, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने माशाल्लाह अब जो OU, अब मैं नाम ले रही हूँ, आपने इसको सर किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपका। थैंक यू सो मच। अब क्या ख्याल है प्रोड्यूसर साहब, वक्फा ले लिया जाए या फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ना है जनाब। पाकिस्तानी गुलकारा है रेशमा, जिनको मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए हैं, और वो कहते हैं ना, उनको बुलबुला सहरा कहा जाता था। रेशमा ने पाकिस्तान में मकबूल गीत गाए। 80 की दिहाई में ये गीत लंबी जुदाई ने उन्हें शोहरत के उफ़क़ पर पहुंचा दिया। मारूफ फोक गुलकारा को बुलबुल सहरा का लक़ब दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और फिर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तो हम एक वक्फा लेंगे, आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अब मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, सर्दी की आमद होती है, हल्की हल्की खुनकी जब हमें महसूस होने लगती है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये जो हमें धुंध सी नज़र आ रही है, ये डस्ट है या फिर ये कोई मिस्ट है, क्या है, ये कुछ समझ नहीं आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जनाब ये स्मॉग है और ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर इस वक्त मैं पंजाब की बात करूं तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बढ़ता हुआ स्मोग शदीद ख़तरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कराची में हैं तो अपनी सेहत का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि
बेहाल कराची वालों को कुदरती स्मोक के अलावा भी धूल, गर्द, मिट्टी, कचरा, ताफुन, गंदगी का सामना भी है। और इस बदलते मौसम में वायरल तेजी से शहरियों को बीमार कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने शदीद स्मोक से निपटने के क्या इंतजाम किए हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त माहिर माहौलियात हैं मरियम शब्बीर साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मारूफ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो मैं आप दोनों को वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले मैं चाहूँगी मरियम, आप बताइएगा कि एक आम बंदा जिसको बिल्कुल नहीं पता ये स्मोक क्या है और ये कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, थोड़ा सा इस वक्त एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, स्मॉग बेसिकली नाम से भी जाहिर है कि ये जो धुआं होता है और जो फॉग होती है, लेकिन उसमें जो पोल्यूटेंट्स भी होते हैं हवा में आपके, उनके जो कॉम्बिनेशन एक होता है उसको स्मॉग बोलते हैं सादा अल्फाज में। और अगर मोर प्रिसाइसली बताया जाए तो इसमें पोल्यूटेंट्स जैसे कि जो मेजर इसमें आपका होगा वो पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, जो कि गाड़ियों से आता है, इंडस्ट्रीज से आपके आता है, और इसके अलावा आपके कार्बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अलावा बाकी भी और काफ़ी सारी इसमें गैसेस होती हैं जो पोल्यूटेंट्स के तौर पे होती हैं, लेकिन मेजरली इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इशू जो है वो कॉज होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जो है, जो जहरीले हवा में मादे होते हैं और जो आपका धुआं होता है, और इन अदर टर्म्स कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉग होता है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर होता है स्मॉग में, वो आपका टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। जैसे टेम्परेचर जैसे ही ड्रॉप होने लगता है तो आपके जो है वो विजिबली आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि आप एक लेयर जो है वो पोल्यूटेंट्स की बन जाती होती है, जिसको हर साल जो है वो विजिबिलिटी इशू कॉज करती है। आपने वो टर्म यूज किया प्लूटस, जो अच्छा, यानी कि ये कार्बन, धुआं, डस्ट, ये इन सब का मिक्सचर है, राइट? एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे मरियम ये बताइएगा कि अब हम लोग ये भी देखते हैं कि आपने जैसे कि बताया कि थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है तो ये हमें विजिबली नज़र आता है। दैट मीन्स कि गर्मी भी हो तो ये मतलब एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप एयर पोल्यूशन के इशू को देखें, उसको जनरली एयर पोल्यूशन के तौर पर टर्म किया जाता है। स्मॉग को एक फोर्थ सीजन करार दे दिया जाता है जब किसान अपनी फसलें जला रहे होते हैं, और जो कुछ पड़ोसी ममालिक जैसे हमारा है तो वो वहाँ पर किसान है वो भी जलाते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखें तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो आपको 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, इवन के 500 के करीब भी कुछ शहरों को टच कर रहा होता है। तो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर आपकी जहाँ पर समझा जाता है कि बहुत साफ इलाके हैं और आपकी बड़ी साफ हवा होगी, वहाँ पर भी आपको डेंजरसली हाई लेवल्स जो है वो नजर आते हैं जहरीले मादों के। तो थ्रू आउट द ईयर आप बिल्कुल सही कह रही होता है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है, बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो सेटल हो जाता है, तो उस तरह से विजिबली तो आपको नजर नहीं आता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट जो है एस्थमा के जो मरीज आपने हेल्थ इम्पैक्ट की बात की है तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मारूफ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर मारूफ, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जब ये विजिबल होना शुरू हो जाता है, इसकी शिद्दत हमें ज़्यादा महसूस होने लगती है, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, जो मतलब जैसा कि जो इन्होंने एनवायरमेंटल जो है एक्सपर्ट उन्होंने बात की है कि इसमें कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेस होती हैं, और सबसे जो मोस्ट टॉक्सिक गैस है इसमें ओजोन है, एयर पॉल्यूटेंट है। उन सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं उसके जो है हमारे फेफड़ों पे आते हैं, और स्पेसिफिकली हमारे वो मरीज़ जिनको ऑलरेडी जो है फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, लाइक दमे के मरीज़ हैं या COPD के मरीज़ हैं, तो उनकी जो है सांस वाली जो बीमारियां हैं या सांस वाली जो हैं उसके सिम्टम्स वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है अपना स्मोक है वो हमारे डायरेक्ट इफेक्ट करती है हमारी आंखों पे, हमारी आंखों की रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद जो हमारा इफेक्ट करती है हमारे फेस पे, स्किन एलर्जीज काज कर सकती है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा स्मोक, क्योंकि हमारे डायरेक्ट पार्टिकल्स जाते हैं हमारे नाक में और हमारे गले में, जो हमारी हिफाजती झिल्ली होती है नाक और गले के अंदर, उसको ये डैमेज करती है, जिसकी वजह से नाक और गले की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, जिसमें खांसी है, बलगम है, बुखार का होना है या सांस का खराब होना है। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको तूफ़ान मतलब ज़ाहिर डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं। क्या मुझे बताइएगा कि इसमें अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये फील किया कि मास्क अगर लगा भी हो तो हम इसको स्मेल थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि कुछ जा रहा है अंदर, तो इससे बचाव का फिर तरीका क्या है? मास्क ही वेयर कर सकते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं?
देखिए इसमें ना दो तरह की चीज़ें हैं, मतलब एक जो है पर्सनल प्रोटेक्शन है जो इंडिविजुअल्स ने करनी है, जो हमने शहरियों ने करनी है, जो मरीजों ने करनी है, और एक जो है हमारी जो गाइडलाइंस है हुकूमत पंजाब की तरफ की जिम्मेदारी है, एक हमारी जिम्मेदारी अपने आप पे। जो हम कर सकते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। दूसरा जो करना है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिट करें, जितना हमें ज़रूरत हो वो बाहर जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो ना जाएं। स्पेसिफिकली जो हमारे आउटडोर लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मिड डे में ओजोन का जो है पार्टिकल वो नीचे वाली लेयर पे आया होता है, तो उसमें हम स्पेसिफिकली अवॉइड करें कि जो मिड जोन है ये असर और मगरब के दरमियान वाला एरिया ये ज़्यादा हैजर्ड्स होता है, इसमें ज़्यादा जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। तो इस जोन में हम कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को आउटडोर में ना लेके जाएं। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं, अगर ज़रूरी है हमने बाहर जाना है तो मास्क पहने और फेस शील्ड से कवर करें या अपने आंखों को कवर करें अपने ग्लासेस के साथ, ये करना है। और घरों में जो हम कर सकते हैं, घरों में हम ये करते हैं आमतौर पे, कई घरों हमारी आदत आमतौर पे होती है कि हम घरों की ना खिड़कियां खोल के रखते हैं ताकि हवा अंदर से आए। तो इस तरह स्पेसिफिकली मौसम में जो कोशिश ये करनी है कि घरों की जो खिड़कियां हैं वो बंद करके रखें ताकि बाहर वाली जो आलूदा एयर है वो अंदर ना आ सके। और घरों के अंदर जो हम यूज कर सकते हैं, और घरों के जो अंदर हम यूज करते हैं वो हम कोशिश करें कि एयर प्योरीफायर्स होते हैं यूज करें, उनको एयर प्योरीफायर्स यूज करें ताकि हम जो है फ्रेश और जो है आलूदगी से पाक जो एयर है उसमें सांस ले सके, ताकि जो है ये पेचीदगियाँ जो है स्मोक की वजह से फेफड़ों के जो अलामात हैं या स्किन की हैं या आंखों की हैं उनसे बचा जा सके। बिल्कुल। अच्छा, मैं मरियम आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताएगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इससे कुछ बच सकते हैं। अब मैं आपसे दो तरह की चीज़ें पूछूंगी। मैंने देखा है कुछ लोगों ने अपने बेडरूम्स के अंदर प्लांट्स लगाए थे जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एयर भी प्योरीफाई होती है और आप अच्छी एक हवा में सांस ले सकते हैं सोते हुए। हमें पर्सनली क्या करना है इससे बचने के लिए? और सेकेंडली, अनडाउटेडली ये सब कुछ लिंक्ड है पॉलिसीज़ के साथ कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बने जिससे कि हम अपनी फ़ज़ा को गवर्नमेंट लेवल पर जाकर ठीक करने के लिए इक़दामात हों और इससे हम बचें। वो क्या हो सकती हैं, दोनों बताइए। जी, पहली बात तो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ख़ासतौर पर कमरे में प्लांट्स को रखना बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि जो आपके ग्रीन प्लांट्स ख़ासतौर पे होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड रात को खारिज करते हैं जो कि आपकी सांस बंद होने की वजह बन सकता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो आपके आउटडोर हैं, आपके लॉन हैं या आपके कमरों से बाहर या खिड़कियों के बाहर आपकी जो जगह है वहाँ गमलों में भी इवन पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन दरख्त ज़्यादा लगाने से आपका जो है वो एक नेचुरल एक प्रोसेस है जो हो सकता है। लेकिन जिस रेट के साथ दरख्त कट रहे हैं, जिस रेट के साथ आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं और उसकी वजह से जो है सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं, दरख्त रिमूव कर दिए जाते हैं, वेजिटेशन कवर रिमूव कर दिया जाता है, उस स्पीड के साथ दरख्त लगाए नहीं जाते और ना ही जो घर हम शहरों में बना रहे होते हैं इतनी हमारे पास जगह बचती है कि हम वहाँ पे अपना बड़ा दरख्त लगाएं जो कि हमें साफ हवा दे सके। तो पहली बात तो ये है कि हमें जो है जो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद, तो सबसे पहले तो ये है कि प्रोवेंसेस को अपने जो है वो लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए उनको क्लीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करें कि वो यूज़ करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। ट्रांसपोर्टेशन में इंडिविजुअल सतह पे हम ये कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पे अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसकी इंस्पेक्शन ईयरली बेसिस पे करवाएं, अगर उसके इंजन के मसले हैं तो आप उसको फिक्स करवाएं ताकि धुआं उस तरह से ना छोड़े। इसके अलावा आप क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऑफिस जाने के लिए या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए अगर आप अकेले जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पुलिस के साथ मिलकर आप कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि 3 जहाँ पर गाड़ियाँ धुआं छोड़ेंगी उसके बजाय 1 होगी और आपका खर्चा भी बचेगा। फ्यूल आजकल बहुत महंगा है तो उसकी भी बचत हो जाएगी। इसके अलावा पॉलिसी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि पॉलिसी से ज़्यादा ये गवर्नेंस का मसला है। आपकी गवर्नमेंट्स अगर इसको सीरियसली लेंगी, इसको सीरियसली आपकी ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, अभी जो आपने बताया कि प्लांट्स बेडरूम्स में लगाना अच्छा नहीं है, वरना मैंने ये सुना है, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया, कुछ लोग ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले, हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं वो इंडोर लगाते हैं, जहाँ सोते हैं वहाँ भी लगे होते हैं, ये स्नेक प्लांट और इसी तरह के कुछ और नाम भी हैं, तो क्या ये ठीक नहीं होता? जी, आप सही कह रही हैं कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रात के वक्त वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो रिलीज करते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस गैस होती है। उससे ज़्यादा एक्यूमुलेट अगर आपकी खिड़की नहीं खुली हुई है और सिर्फ प्लांट ही है तो और लेकिन ये डिपेंड करता है क्वांटिटी भी कितनी है, आपकी कितनी प्लांट्स की क्वांटिटी किस कदर ज़्यादा है, आप खुद भी सांस ले रहे हैं वो भी आपकी गैसेस हैं। इसके अलावा आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्लांट रिलीज करेगा वो भी है। तो इसी तरह होता है। आपको एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझा सकती हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में जो है वो
सहनों में लोग सोते थे दरख्त के नीचे, तो सांस अचानक रात को बंद होती थी तो कहते थे कि किसी जिन भूत ने शायद गला घोंट दिया, तो वो एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड एक दरख्त से बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट आपकी होती है, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। तो यही है इंडोर जो आपके प्लांट्स होते हैं, अगर आपके बेडरूम में होंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो उससे नहीं, आपने वाकई ये ऐसी बातें हुआ करती थी और इसके पीछे एक साइंटिफिकली लॉजिक थी जो तब लोगों को शायद नहीं मालूम थी। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मारूफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमें अपना ख्याल खुद रखना है और ये जो साहब ने बताई है वो हमें करना होगी अगर हम इस मौसम में बचना चाहते हैं बीमार होने से। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ सितारों का अहवाल जानेंगे। 12 बुर्जों में किसकी है क्या चाल, क्या होने जा रहा है और किस बात का है अंदेशा। मुल्की सियासी सूरत हाल में उतार चढ़ाव, सर्द जंग के दौरान किसके सितारे उरूज पर हैं, किसके जवाल पर, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। इरफान कामिल साहब से बिल्कुल हम जानेंगे, वो अभी भी दियारे गैर में हैं या वापस आ चुके हैं, उनके इससे पहले उन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया था, और अभी क्या उनके हालात व वाक़यात हैं, क्या वो आज बताने जा रहे हैं सितारे जिन्होंने जानने हैं उनकी चाल, वो मुंतज़र हैं कि इरफान साहब आएँ और उनको बताएं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम शहरीश, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इरफान साहब वापस आ गए आप या अभी भी वहीं पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हो गई। सही हो, आपका बैकग्राउंड देख के मुझे पता चल गया कि वापसी हो गई है। बैक टू होम। अच्छा इरफान साहब, कल के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? कल के मैच के हवाले से ये प्रेडिक्शन है कि कल का मैच जो सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। हाय अल्लाह, आप क्या चाहते हैं इवेंट से बाहर हो जाएं? क्या करें, बस जो मजबूरी है जो है वो बताना पड़ता है। और क्योंकि अब 2 ही मैचेस हैं, एक कल का मैच है और इत्तेफाक से कल भी सैटरडे का मैच है और नेक्स्ट भी सैटरडे का मैच है 11 को। तो ये सैटरडे हमारे लिए शुभ साबित नहीं हो रहा है इसका मतलब? नहीं, आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी सैटरडे को हुआ था जिसमें पाकिस्तान को डिफीट हुई थी। तो दुआएं बदल सकती हैं कुछ मामलात या नहीं? दुआएं तो पता नहीं, जिंदगी बदल देती हैं लोगों को, मौत बदल देती है दुआएं। कोई सदका बताएं ना, कुछ सदका खैरात बताएं, कुछ क्रिकेटर्स करें वहीं पर। भाई बात ये है कि एक तो दुआ करें और दूसरे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सच्चे दिल के साथ बिरयानी ना खाएं, अंडे खाएं। बिल्कुल, कम से कम अगर नियत अच्छा खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला। अगर आपको याद हो कि मैंने जो साउथ अफ्रीका के बारे में आपको कहा था कि बड़ा क्लोज मैच हो जाएगा लास्ट में आकर, और आपने देखा कितना क्लोज हुआ मैच। और लेकिन बहरहाल वो एक विनिंग जो थी वो साउथ अफ्रीका की थी उसमें। सही। और कल ये दोनों दिन अब क्या कहें, बस अल्लाह ताला इसको अच्छा यानी चले जी, आपकी तरफ से प्रेडिक्शन आ गई, हम कल चलाएंगे। अगर तो वाकई पाकिस्तान मैच हार गया, न्यूजीलैंड मैच जीत गया, तो आप ये कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहा है कल का दिन न्यूजीलैंड की टीम को, तो पाकिस्तानी जो है सपोर्ट कर रहा है। सही। अच्छा, अब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है और 8 फरवरी अब सबके सामने आ गई है। जी। क्या कह रहे हैं आपके इल्म आपका कि हालात 8 फरवरी के बाद हम बेहतरीन देख रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये डेट थोड़ी एक्सटेंड होगी। अच्छा। जी हाँ, मुझे लगता है कि मार्च तक जाएगी, यानी 21 फरवरी के बाद इलेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले आएगा इसमें, ये कुछ ना कुछ। जी हाँ, मुझे लगता है। वैसे इलेक्शंस आपको कैसे होते लग रहे हैं? कंट्रोवर्शियल तो नहीं बनेंगे कि कोई एक जमात बोले हमें मौका नहीं मिला, दीवार से लगाया, और बाकी बोले जनाब हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, तो क्या लग रहा है? ऐसा नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि एक किसी की भी मेजॉरिटी ज़रूर बनेगी गवर्नमेंट, किसी न जो भी एक उसमें आएगा, लेकिन बहुत ही क्लोज होगा। अपोजिशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जिस तरह पहले हुआ करती थी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लोज उसके ऊपर फॉर्मेशन के ऊपर गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, हालात कैसे देख रहे हैं आप आगे आने वाले वक्त में, स्पेशली इलेक्शंस के बाद? इलेक्शंस के बाद देखें हालात, फिर वही वाली बात आ जाती है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर करे। और हमेशा जो पाकिस्तान का एक ये जो फेज़ आता है जिसके अंदर ये सेकंड फेज़ ऑफ ईयर जब हम कहते हैं जिसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर होता है, अच्छा होता है और ग्रेजुअली अप साइड के ऊपर होता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा ये। अच्छा, अब जरा सितारों पर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त एरीज से आपने स्टार्ट करना है, लोग मुंतज़िर हैं कि क्या उनके साथ होने वाला है अगले आने वाले हफ्ते में, क्योंकि आज जुम्मा है, वीकेंड आ गया है, तो बताइए। बिल्कुल, देखें अगर हम एरीज से अभी बात करते हैं तो एरीज के लिए ये जो वीक, जो अपकमिंग वीक है, हम इसको अगर मंडे से काउंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि दे आर बिलोंग फ्रॉम मार्स। तो जो लोग भी मार्स रिलेटेड है, स्कॉर्पियो के अंदर हम प्रेजेंटली इस मंथ में चल रहे हैं,
तो जो लोग भी एरीज हैं, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ ताकि फॉर द टाइम आपका सेफ हो। जो लोग एरीज हैं, पाइसेस हैं, सेजिटेरियस हैं, ये लोगों के लिए नेक्स्ट वीक बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। एज फार एज इनकी जो इनकम है ये रेस की तरफ होगी, प्लस इनको अगर ये कहीं इनके जो पैसे अगर इन्वेस्ट हुए तो उसके रिटर्न्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं इनके। अच्छा, तो उस हवाले से एरीज, पाइसेस एंड सेजिटेरियस ये 3 के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा और आगे जब हम लेके चलते हैं तो इसके अंदर अगर हम लिब्रास को ले लेते हैं, प्लस इसके अंदर हम कैप्रिकॉनियंस को लेते हैं, हम इसके अंदर एक्वेरियंस को लेते हैं। ये लोग जो हैं 3, लिब्रा, एक्वेरियंस एंड कैप्रिकॉनियंस, ये थोड़ा बहुत इनके सेहत के मसाइल रहेंगे। तो अपनी सेहत पे बहुत तवज्जो दें और स्पेशली जो अपने मॉर्निंग जो आवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेल करें, जिसके अंदर वॉक है, सबसे बेस्ट है तो उनके लिए वॉक करना। दूसरा ये है कि अभी किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी भी न्यू प्लान के अंदर मत जाएं, किसी भी न्यू वेंचर के अंदर मत जाएं, वो उनको थोड़ा सा ट्रबल हो सकती है उसके अंदर। तो कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जिसके अंदर लियो हैं, विर्गो हैं, जेमिनाइज एंड कैंसर हैं। ये जो 4 जो ज़ोडिएक साइंस हैं ये बहुत एवरेज रहेंगे। इनका एक तो मूड स्विंग्स थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे, थोड़ा घर के अंदर या जो आपस के जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई, इनके अंदर थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन के अंदर ज़रा आपस में उलझें कम, दूसरों को एक दूसरे को ज़रा स्पेस दें हर तरह का, वरना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और जहाँ तक बात है इनकी जॉब्स वगैरह की, इनके प्रोफेशंस की, कारोबार की, वो स्टडी चलता रहेगा। अभी उसके अंदर कोई बहुत प्रमोशन एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस एक पेस के साथ स्टार्ट रहेगा, इनके चलता रहेगा इस तरीके से। सही। अच्छा, स्कॉर्पियंस के हवाले से आपने क्या बताया था कि मंथ स्कॉर्पियंस का? ये बेसिकली स्कॉर्पियंस का मंथ ये क्योंकि जो मार्च जब हम इस वक्त फॉल करते हैं और जब हम अक्टूबर से निकल के हम नवंबर के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो बेसिकली आफ्टर 21 अक्टूबर हम इसको स्कॉर्पियो ही काउंट करते हैं। और जो स्कॉर्पियंस का जो मंथ होता है, थोड़ा स्कॉर्पियंस के लिए इट्सेल्फ थोड़ा हेल्थ वाइज होता है डिफ़िकल्टी है, लेकिन जो उनकी जो चीज़ें हैं उनको स्पेशली इस वक्त बहुत अच्छी उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस हो सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ उनको एक नई ओपनिंग्स मिल सकती हैं। स्कॉर्पियंस के लिए इस वक्त ये मंथ बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऑलरेडी ये मार्च का मंथ है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है उनको ये। सही। वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, वरना इस माल और दौलत की बात मैंने इरफान कामिल साहब से करनी थी कि पाकिस्तानियों के पास कब सेविंग्स बनेंगी, कब मईशत जो है वो इस नहज पर पहुंचेगी कि जनाब सुकून हो गया, अब इतनी महंगाई नहीं है। खैर, इस पर बात करेंगे। इरफान साहब भी यहीं पर हैं, शो भी इंशाल्लाह मंडे को फिर से होगा, तो फिर इरफान साहब से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। होपफुली आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब पर आप जाइए, शो देखिए, कमेंट कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।